वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? वायसराय को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ वो 1861 ईस्वी के अधिनियम के तहत हुआ है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हम देख रहे हैं 1861 ईस्वी का अधिनियम। 1861 ईस्वी का अधिनियम के तहत हुआ कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा कि वायसराय को नए प्रांत बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ, सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हुआ, और भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ वो भी इसी अधिनियम में हुआ था। कानून बनाने की प्रक्रिया में जो शामिल किया गया भारतीयों को इसी अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट, किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? भारत में दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था वो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसी के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हम देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, ना कि इसका उन्मूलन हो गया था। अवैध घोषित हुआ और इसका उन्मूलन जो हुआ था 1843 ईस्वी में हुआ था। इसी चार्टर एक्ट के तहत जो चाय और चीन पे एकाधिकार बना हुआ था वो भी समाप्त हो गया और अब जो कंपनी है वो प्रशासनिक काम करने लगी। चाय एवं चीन के साथ एकाधिकार जो बना हुआ था, इनका व्यापारिक एकाधिकार, वो इसी एक्ट के तहत समाप्त हो गया और अब सिर्फ कंपनी प्रशासनिक कार्य करने लगी। इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा और पहले गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक। और इसी अधिनियम में संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट का नियम बनाया गया। नेक्स्ट, भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? भारत में जो चुनावी पद्धति की शुरुआत हुई वो हुई थी 1892 ईस्वी के अधिनियम के तहत हुई थी, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। हम देखेंगे 1892 ईस्वी का अधिनियम। 1892 ईस्वी के अधिनियम में सबसे पहले तो चुनावी पद्धति का शुरुआत हुआ और भारतीय परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? तो ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने का जो अधिकार मिला था वो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके आधार पर मिला था, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसी एक्ट के तहत कंपनी को सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, सिर्फ चाय और चीन के साथ जो एकाधिकार है उसको बनाए रखा गया। इस अधिनियम के तहत भारतीयों के ऊपर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो कि भोगवा नदी के तट पे स्थित है। इसकी खोज 1955 में रंगनाथ राव ने की। यह गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहां से जो मुख्य चीजें मिली वो सबसे महत्वपूर्ण है बंदरगाह यहाँ का। दूसरा, यहां से चावल की भी साक्ष मिली थी और इसके अलावा चावल की जो साक्ष मिली रंगपुर से भी मिली। इसके अलावा हाथी का दांत का भी साक्ष यहां से मिला। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यह हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का जो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से हुआ है। मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो भी एक हड़प्पा का स्थल है, ये सिंध नदी के तट पे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के तट पे बसा हुआ है और ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। इसकी जो खोज हुई थी 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। यहां से जो मुख्य चीजें मिली हैं वो यहाँ का सबसे बड़ा स्नानागार है, ये हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा भवन है
और दूसरा ये नाचती हुई नृत्य करती हुई मूर्ति का कांस्य मूर्ति मिली है। ये मुख्य खोज है यहाँ की, जिसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कलिंग युद्ध के बारे में हम देखेंगे। कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये हुआ था अशोक और कलिंग के राजा नंदराज के बीच में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में, और ठीक इसके 8वें साल पर यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध की जो जानकारी मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है, और अशोक का कुल जो शिलालेख था वो कुल शिलालेख था 14। और जो अशोक का अभिलेख को पढ़ने का जो सबसे पहले सफलता प्राप्त की वो थे जेम्स प्रिंसेप। इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था वो पृथ्वी नदी के तट पर लड़ा गया था, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। 10 राजाओं का युद्ध जो है ये लड़ा गया था पृथ्वी नदी के तट पे। पृथ्वी नदी मतलब कि रावी नदी, इसका दूसरा नाम हो गया रावी नदी। इस युद्ध के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद के 7वें मंडल से। ये युद्ध जो लड़ा गया था सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, इसमें सुदास विजय हुआ था। नेक्स्ट, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, ऑप्शन सी। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, और इन्होंने ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और मठ की स्थापना की थी बिहार में। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ वो देवपाल हुआ। नेक्स्ट, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक को बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए। स्थानिक किसे बोला जाता है? जिला प्रशासक। जिला प्रशासक को बोला जाता है, इस समाहर्ता के अधीन होता था। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहन वंश की जो राजधानी हुई वो कहां? प्रतिष्ठान में। प्रतिष्ठान, ऑप्शन ए। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। इन्होंने इसकी स्थापना की और इसकी राजधानी हुई प्रतिष्ठान। अभी का है वो संभाजी नगर हुआ। सातवाहन वंश को पुराणों में, सातवाहनों को पुराणों में आंध्र भृत्य बोला जाता है। क्या बोला गया है? आंध्र भृत्य। कहां बोला गया है? पुराणों में इसे बोला गया है सातवाहनों को, और इसकी राजधानी हो गई प्रतिष्ठान, और इसके संस्थापक हो गए सिमुक। सातवाहन वंश के जो सबसे शक्तिशाली राजा हुए वो गौतमी पुत्र सतकर्णी हुए। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? इनका महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। कुशीनगर, ऑप्शन सी। महात्मा बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। ये लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ये शाक के कुल के हैं। इनकी जो पालन पोषण किया था इसकी मौसी ने किया था प्रजापति गौतमी ने। इनकी माता का देहांत इनके पैदा होते ही 7वें दिन में ही हो गया था। इनका बचपन का नाम हुआ सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहां? नेपाल में है। ये किस कुल के हैं? शाक के कुल के हैं। और इनके जन्म के 7वें ही दिन इनकी माता का मृत्यु हो गया, और जो इनकी मौसी हुई प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। इनकी माता का जो नाम था महामाया, और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ वो हुआ इनके 80 वर्ष की आयु में हुआ। 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां इनका महापरिनिर्वाण हुआ। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था
कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए। बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति कुल कितने हुए? 4। 4 बौद्ध संगीति हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहला जो हुआ वो हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहां पड़ता है? कश्मीर में। ये बाकी आपके बिहार में भी पड़ता है। राजगीर वाला जो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई राजगीर में, इसके जो किसके शासक ने करवाया, किस शासक ने करवाया था? वो थे अजात शत्रु। और दूसरा जो वैशाली में हुआ, कालाशोक ने कराया। और तृतीय जो हुआ कराया था किसने? अशोक ने। जब इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा और उसके बाद इनका जो धर्म परिवर्तन हुआ, बौद्ध धर्म में शामिल हुए, उसके बाद इन्होंने इस संगीति का भी आयोजन कराया था पाटलिपुत्र में, अशोक ने। कुंडलवन कश्मीर में जो चौथी संगीति हुई, आखिरी संगीति हुई, वो कराया था कनिष्क ने। एक बार देख लेते हैं बौद्ध संगीति कितनी हुई। बौद्ध संगीति 4 हुई। पहला जो हुआ राजगीर में हुआ, और किसके शासक, कौन थे शासक? अजातशत्रु। दूसरा वैशाली, कालाशोक थे उसके शासक। तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, अशोक ने कराया। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने कराया था। चौथे ही संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में कब बटा? हीनयान और महायान संगीति, महायान शाखा में बढ़ गया। कब? चौथी संगीति में। और चौथी संगीति कब हुई थी? कुंडलवन में। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है, सिंह। ऑप्शन ए। महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है। हम इसको पहले देख लेते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए। पहले जो थे वो थे ऋषभ देव। 23वें जो हुए वो पार्श्वनाथ। और 24वां जो हुआ वो हुए आपके महावीर स्वामी। इनका जन्म हुआ कुंडग्राम। कुंडग्राम ये वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का जो नाम है वो सिद्धार्थ है, और माता का नाम त्रिशला। त्रिशला जो इनकी माता जी थी वो लिच्छवी के शासक राजा चेटक की बहन थी। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो था बैल। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह हुआ वो सर्प, सांप। और महावीर स्वामी का था सिंह। महावीर स्वामी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो जिरंभिक ग्राम में के समीप जो है ऋजुपालिका नदी है, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई जिरंभिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे हुई। इनकी पत्नी का जो नाम है वो यशोदा है। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का जो नाम था अनुजा। इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। इनके ही आदेश अनुमति से ये गृह त्याग किया था। इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में किया था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको अब क्या कहा जाने लगा? जिन। जिन मतलब विजेता। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था, वो था धौलावीरा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। हम देखते सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसकी खुदाई हुई थी सबसे पहले वो हड़प्पा नामक स्थल पे हुई थी। तो हड़प्पा हमारा कहां पड़ता है? पाकिस्तान के शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट में। की खुदाई थी 1921 ईस्वी में, और खुदाई करने वाले जो थे उनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। किसके आदेश से खुदाई की गई थी? जो उस वक्त के भारत के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। और यहां से जो मुख्य चीजें मिली हैं वो है आपका R37 नामक कब्रगाह, अन्नागार,
कांसे का दर्पण, ये चीजें आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और पूछता है। ये कब्रगाह के बारे तो जरूर पूछा जाता है। तो हड़प्पा हमने देख लिया, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का जो काल निर्धारण माना गया है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ये C14 जो कार्बन डेटिंग पद्धति है उसके अनुसार माना गया है। इसी का एक और जो शहर है वो मोहनजोदड़ो जो स्थल है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। और यहां से जो मुख्य चीज मिली है वो है यहाँ का सबसे बड़ा स्नानागार। यहाँ का सबसे बड़ा स्नानागार और डांस करती हुई एक महिला का मूर्ति मिला है। ये यहाँ की सबसे मुख्य खोज है यहाँ की। हम बात कर रहे हैं धौलावीरा के बारे। धौलावीरा जो था, धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ के रन में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रन में है, अवस्थित है। और इसकी खोज जो सबसे पहले की गई थी वो 1967-68 में खोज जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। यह नगर जो है आयताकार है, आयताकार है और 3 भागों में विभक्त है। यहाँ का जो उन्नत जल व्यवस्था है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ का जो उन्नत जल व्यवस्था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ का उन्नत जल व्यवस्था देखा गया है, तो धौलावीरा का है। और ये 3 भागों में विभक्त था और ये आयताकार था और इसकी खोज चुकी थी जेपी जोशी ने की थी। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ के रन में पड़ता है ये। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्रा ने की थी। विश्वामित्रा ने की थी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद में। वेद कितने हो गए? 4 हो गए। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा आपका हो गया सामवेद और चौथा हो गया अथर्ववेद। ऋग्वेद प्रार्थनाएं और मंत्र के बारे है। यजुर्वेद प्रार्थनाएं, मंत्र और यज्ञ के बारे है, कर्मकांड जो बोलते हैं। और सामवेद संगीत के बारे। और अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण के बारे दिया गया है। ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे। 10 मंडल में 2 से 7 तक मंडल को प्राचीन माना गया है, सबसे पुराना, और 1 से 10 को सबसे बाद में जोड़ा गया है। 9वें मंडल में जो है वो सोम को समर्पित है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला है। इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्रा ने की थी। और ये जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट, 10 कुमार चरित्रम के रचनाकर कौन थे? 10 कुमार चरित्रम के रचनाकर दंडिन थे। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ये किताब जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये गद्य रोमांस है। इसमें 10 युवाओं की कहानी है, साहसिक कारनामों को बताया गया है। ये युवा जो थे राजाओं के बेटे या राजा या मंत्री थे। इसको लिखा था दंडी ने और ये किताब 7वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया है। सूरदास की जो रचयिता है वो है शूर सारावली। तुलसीदास का जो मुख्य रचना है वो है रामचरितमानस। कालिदास का है मेघदूत। और मालविका गिनिमित्रम। नेक्स्ट, सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग किसने संबंधित था? सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग किससे संबंधित था? ये था कृषि से। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। और किसके लिए की थी? कृषि के विकास के लिए किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये तुगलक वंश का शासक था और तुगलक वंश की स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी। ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी इसकी स्थापना। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसका मूल नाम क्या था? जोना खां। और उसको उलुग खां भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा होयसल राजवंश। इसके जो वास्तविक संस्थापक थे उनका नाम है विष्णुवर्धन, और इसकी राजधानी जो हुई द्वार समुद्र हुई, जिसका आधुनिक नाम हलेबीड है, जो कि कर्नाटका में है। होयसल राजवंश का जो क्षेत्र था वो मैसूर के गंगवाड़ पहाड़ी में माना जाता है। होयसल राजवंश का जो अंतिम शासक था वीर वल्लाल तृतीय, इसे इसका अंतिम शासक माना जाता है। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण जो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था, और खिलजी वंश की स्थापना जो की थी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अलाई दरवाजा जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के विस्तार के लिए बनाया जा रहा था। ऐसे 4 दरवाजों का निर्माण करवाया जाना था, लेकिन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिरी के किला का निर्माण करवाया था। सिरी के किला का निर्माण करवाया था। ये निर्माण 1303 ईस्वी में करवाया था उन्होंने, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। जब मंगोलों ने आक्रमण किया था भारत पे, तो उसके आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी का किला का निर्माण करवाया था। उस वक्त इनके जो मुख्य सैनिक थे वो चित्तौड़ अभियान पे जा रखे थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1857 का जो विद्रोह था वो स्टार्ट हुआ था, विद्रोह स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ में। इसके मुख्य क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। इन्होंने चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था, इसलिए इनको गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। इस विद्रोह के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन, और भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इस विद्रोह का प्रतीक है कमल का फूल और रोटी। नेक्स्ट, निम्न में से किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना जो की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। टोटल 10 गुरु हुए। जो सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक थे। इन्होंने ही सिख संप्रदाय का स्थापना की थी, और लंगर की व्यवस्था इन्होंने ही की थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी करतारपुर में हुई थी। जो दूसरे गुरु हुए वो थे गुरु अंगद। गुरु अंगद इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तीसरे जो गुरु हुए गुरु अमरदास, इन्होंने एक विवाह पद्धति की शुरुआत की थी, उसका नाम था लवन। चौथा जो हो गया आपके वो गुरु रामदास। इनको ही अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था, और उसी जमीन उसी जगह का आज अमृतसर नाम है। अमृतसर शहर बसाया गया और उसका नाम आज अमृतसर है। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ की रचना की और हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। इनको जहांगीर ने मरवा दिया था। और 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, इनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। औरंगजेब ने मरवाया था। और जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में हुआ और मृत्यु हुई थी इनकी नांदेड़ में। नांदेड़ में हुई थी। इन्होंने ही खालसा पंथ की शुरुआत की।
1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन, और इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। नेक्स्ट, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? रंगीला के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मोहम्मद शाह, इन्होंने जो शासन किया है वो 1719 से लेकर के 1748 तक। ये मुगल बादशाह के अंतिम शासक थे जो शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन पे बैठे थे। मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने, और ये अंतिम शासक था जो इस मयूर सिंहासन पे बैठा था। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है, और इनके ही शासनकाल में 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था, और इनके बीच करनाल युद्ध हुआ जिसमें मुगल सेना हार गई। उस वक्त नादिर शाह ने बहुत बड़ा खजाना लूट करके ईरान ले गया, और साथ में मयूर सिंहासन को भी साथ ले गया। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध को राजसी तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। राजसी तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है, और ये लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। ये तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था विजयनगर साम्राज्य के रामराय और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना के साथ हुआ था। इस संयुक्त सेना के साथ हुआ था जिसमें विजयनगर पराजय हुआ था, और यहां से विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना जो की थी हरिहर और एवं बुक्का ने की थे, दोनों भाई थे। इसके जो विजयनगर साम्राज्य है वो तुंगभद्रा नदी के तट पे बसा हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुई थी, वो आंदोलन स्टार्ट हुई 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। 7 अगस्त को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई थी। इसमें जिसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की वार्षिक मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। इस आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसके ठीक अगले दिन 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी मुख्य नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हमने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे चर्चिल थे। ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुई थी। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की ग्वालियर टैंक, मुंबई के ग्वालियर टैंक में एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, और इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। 9 अगस्त को ठीक अगले दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।